हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और भगवान करे कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घर से बाहर या घर पर रहकर जो तैयारी कर रहे हो वो उद्देश्य की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी हो। मेरे भाइयों, अपना चल रहा था राजस्थान भूगोल के अंतर्गत पूरी क्लासें धीरे धीरे करके अपन आगे की ओर बढ़ रहे थे थ्योरेटिकल क्लासों के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत धीरे कर करके मेरे भाइयों अपन आ चुके हैं अपवा तंत्र पर। और अपवा तंत्र को भी अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा था, जिसमें से अरब सागरीय नदी तंत्र अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपना रहेगा बेटा वो रहेगा अपवा तंत्र के अंतर्गत अंतः प्रवाह वाली नदियां। अंतः प्रवाह वाली नदियों का मीनिंग क्या होता है मेरे भाइयों? ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो होता है लेकिन संगम नहीं होता। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाके उनका पानी जो है बेटा वो लुप्त विलुप्त या समाप्त हो जाता है। ऐसी नदियों को बोलते हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो जिनका उद्गम तो होगा लेकिन संगम नहीं होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाके लुप्त विलुप्त या समाप्त हो जाती हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है अंतः प्रवाह वाली नदियां। राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और यहां सबसे पहले अपन चलते हैं जी। और सबसे पहले कहां चलेंगे मेरे भाइयों? तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले खाटू बाबा, खाटू नरेश, खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम सब इसका आशीर्वाद लेके मेरे भाइयों क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बाबा खाटू श्याम से ये मनोकामना करता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं और जिस जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको अब की बार सफलता जरूर प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी, हमेशा रहेगी खाटू बाबा से मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरे भाइयों। तो आराम से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से पढ़ाई को एंजॉय कीजिए बेटा, सफलता एक दिन जरूर आपको सुनिश्चित होगी। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले एक मोटिवेशन अपन लाइन और ले लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा हौसला और बुलंद हो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा, जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया। इसका मतलब भाई साहब, जिसने परेशानी पर अपनी पर कदम रखा और जो परेशानी से दूर भागा वो जीता नहीं। जिसने परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया मेरे भाइयों वह टूट गया। तो बेटा देखो, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां हैं। तुम्हारी स्टूडेंटों की कुछ अलग परेशानियां, मेरी ये परेशानियां है कि मैं फैमिली से दूर रहकर आपको यहां पढ़ा रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूं। तो सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन बेटा इनसे टूटना नहीं है बल्कि जज्बे के साथ इन परेशानियों का सामना करना है मेरे भाइयों, तभी उद्देश्य की प्राप्ति होगी। चलिए, तो अब सेशन को शुरू करते हैं मेरे भाइयों। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जिन जिन्होंने शेयर नहीं किया है बेटा स्टूडेंट ने, वो सभी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों। और फिर आगे बढ़ाते हैं। यह अपना टॉपिक है अपवा तंत्र, जिसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे अंतः प्रवाह वाली नदियां। ओके सर, और इसमें सबसे पहली नदी आपके सामने आ चुकी है जिसको आप क्या कह रहे हैं? घग्गर नदी। उद्गम कहां से होगा? राजस्थान में। प्रवाहित क्षेत्र कहां पे? अंतिम बिंदु क्या है? उपनाम क्या है? सारी बातों पे चर्चा करूंगा, आप तो बस मस्त होके सुनेंगे। जी सर, सुनाइए, हम तैयार हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे आपका एक जिला है जिसको आप कहते हैं श्री गंगानगर, और इधर आपका एक जिला है जिसे आप कहते हैं हनुमानगढ़। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़। जी सर। तो भाई साहब, एक जिला तो आपका ये रहा जिसे आप कहेंगे क्या गुरुजी? श्री गंगानगर। क्या कहेंगे बेटा? श्री गंगानगर कहेंगे। ओके सर। और एक जिला मेरे भाइयों ये जिसे आप कहेंगे हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर और कौन से जिले हैं ये? हनुमानगढ़। ओके सर। और अब देखो, उद्गम कहां से होगा इस नदी का? भाई साहब, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है जिसको आप लोग बोलते हैं बेटा, जिसे आप लोग कहते हैं मेरे भाइयों शिवालिक हिमालय। जी सर, बिल्कुल है। कौन सा हिमालय है बेटा? शिवालिक हिमालय है। ओके सर। और इस शिवालिक हिमालय के अंतर्गत भाई साहब ये पहाड़ी जिसको आप कहते हैं मेरे भाइयों कालका पहाड़ी, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी बेटा? कालका पहाड़ी। और ये कालका पहाड़ी पड़ती है हिमाचल प्रदेश। यहां से जो नदी निकलती है मेरे भाइयों, उस नदी को पता है आप क्या कहेंगे बेटा? उस नदी को कहेंगे आप घग्गर नदी। ये पंजाब हरियाणा होते हुए और आपके हनुमानगढ़ से होते हुए और बेटा आपके इस श्री गंगानगर से होते हुए और कहां चली जाती है मेरे भाइयों? पाकिस्तान के अंतर्गत चली जाती है। इस नदी को कहा जाता है बेटा क्या? इस नदी को बोलते हैं बेटा घग्गर नदी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? घग्गर नदी। और अंतिम बिंदु, इसका जो अंतिम बिंदु है मेरे भाइयों वो आपका एक स्थान पड़ता है जिसे आप कहते हैं फोर्ट अब्बास। क्या कहते हैं बेटा?
फोर्ट अब्बास। तो घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है वो पाकिस्तान का क्या माना जाता है, फोर्ट अब्बास। और उद्गम कहां से होता है, शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। कहां कहां इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा, सबसे पहले मेरे भाइयों आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश जी सर, उसके बाद आएगी ये पंजाब जी सर, और उसके बाद आएगी भाई साहब कहां पे, हरियाणा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहले तो आप वो है सुनेंगे मेरे भाइयों। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, शिवालिक हिमालय से आने वाली ये राजस्थान की एकमात्र नदी रहेगी। इसके अलावा हिमालय से और कोई नदी हमारे राजस्थान में नहीं आती। सबसे पहली तो बात यही सुनेंगे बेटा, तो हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है जी सर। तो एक तो बेटा यही ध्यान रखना है कि हिमालय से आने वाली जी सर राजस्थान की मेरे भाइयों, ये हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, तो हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी रहेगी। दूसरी बात मेरे भाइयों, यहां हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद जैसे ही आपके यहां राजस्थान में एंट्री करेगी, 2-3 स्लाइड में समझाऊंगा बेटा इसे बहुत अच्छे से। जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील। कहां से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील में भाई साहब एक स्थान आता है जिसे आप कहेंगे तलवाड़ा। तो राजस्थान में जो इसका प्रवेश है वो हनुमानगढ़ की मेरे भाइयों टिब्बी तहसील के तलवाड़ा से प्रवेश है, और प्रवाह क्षेत्र कहां रहेगा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर आप ये देख रहे होंगे कि भाई साहब यहां पे आपकी ये रेड क्लिफ रेखा आती है जी सर, बिल्कुल आती है। ये जो देख रहे हैं आप बेटा, ये रेड क्लिफ रेखा है जी, बिल्कुल है सर, सही कह रहे हैं आप। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो रेड क्लिफ रेखा को पार कर मेरे भाइयों कहां जाती है, पाकिस्तान जाती है। तो ऐसा करने वाली भी ये एकमात्र नदी रहेगी, ध्यान रखना भाई साहब। राजस्थान की मेरे भाइयों क्या बेटा, ये राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा को, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा को पार कर, रेड क्लिफ रेखा को पार कर पाकिस्तान जाने वाली, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा को पार कर पाकिस्तान जाने वाली राजस्थान की मेरे भाइयों एकमात्र नदी अगर कोई है तो बेटा वो भी यही है, ध्यान रखना, एकमात्र नदी है जिसे आप क्या कहते हैं मेरे भाइयों, क्या, घग्गर नदी। अभी मैंने चीजें जो बताई हैं आपको वो एकमात्र वाली बताई हैं मेरे भाइयों। जैसे हिमालय से आने वाली है राजस्थान की एकमात्र नदी है, बिल्कुल सर। रेड क्लिफ रेखा को पार करिए राजस्थान की, पाकिस्तान में जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। मैंने एक बात बताया, राजस्थान में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। अब यहां पे चलते हैं सर और इधर आके देखते हैं। बताइए, हमने इसका उद्गम देखा जी सर, बिल्कुल देखा। और हमारे पास इसका उद्गम आया है बेटा कालका पहाड़ी। कहां आया है, कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। और ये कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश जो पड़ता है बेटा, वो ध्यान रखना कहां पे पड़ता है मेरे भाइयों, शिवालिक हिमालय की श्रृंखलाओं में पड़ने वाली ये पहाड़ी रहेगी जी सर। और भाई साहब राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र था वो 2 जगह था। सबसे पहले ये नदी कहां पे आती है वो आपने देखा, हनुमानगढ़, और उसके बाद ये नदी पहुंचती है आपकी श्री गंगानगर जी सर। अंतिम बिंदु क्या माना जाता है, तो ध्यान रखना भाई साहब, इसका अंतिम बिंदु जो है वो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास माना जाता है। तो घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु रहेगा वो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास रहेगा। अब इसे किस किस नाम से और जाना जाता है, तो उपनाम में जब आते हैं तो ध्यान रखना बेटा, जो घग्गर नदी है इसे ऋग्वेद के अंतर्गत भाई सब सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है, और 3 बार सरस्वती नाम पुकारा गया है, जबकि 1 बार नदी तमा नाम से पुकारा गया है। तो ये जो नदी रहेगी इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई सब प्राचीन समय में इस नदी को क्या कहते थे, सरस्वती नदी कहते थे। दूसरी बात, इसी को नदी तमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नदी तमा भी बोलते हैं। वर्तमान में इसमें पानी नहीं आता है इतना, तो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं इसके पास में, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो ये मर चुकी है। मर चुकी का मतलब है मृत नदी है सर। क्या है, मृत नदी है। इसमें जगह जगह पानी दिखाई देता है लेकिन रेगुलरिटी के साथ चलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जगह जगह बसने की प्रवृत्ति होती है नटों की, इसीलिए इसे बेटा क्या कहते हैं, नट नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नट नदी कहते हैं। इसके अलावा मेरे भाइयों इसका एक नाम ये भी है, ध्यान रखेंगे, द्रसद्वती नदी।
द्रसद्वती नदी भी इसे कहा जाता है, और एक नाम है बेटा इसका जिसे आप कहेंगे सोता नदी। क्या कहेंगे? सोता नदी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये उपनाम आप जरूर याद रखें भाई सब। ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना गया है? तो सरस्वती नाम से जाना गया है। ठीक सर। इसके अलावा मेरे भाइयों इसे और क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है, मृत नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, द्रसद्वती नदी कहते हैं, और सोता नदी कहा गया है। ये अपन ने अभी कुछ ही बात देखी है किसके बारे में? घग्गर नदी के बारे में। बोलो यहां तक कंप्लीट है बेटा? यहां तक आपका कंप्लीट है ना? चलिए बिल्कुल सोता रिवर। गुड मॉर्निंग वापस से सभी को बेटा, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और दबा के। अब देखिए यहां पे विशेष बिंदुओं में आने से पहले मैं आपसे और बात कर लेता हूं, एक बार और बात कर लेता हूं। अपन चल रहे थे मेरे भाइयों यहां, अपन का राजस्थान ये, और राजस्थान के अंतर्गत ये जिला श्रीगंगानगर, और ये मानिए आप हनुमानगढ़। ठीक है, और बात करूंगा अभी, फिर इनको समझाऊंगा वहां क्या लिखा हुआ है। आप तो यहां से समझे, फिर वो भी मिलवाऊंगा। श्रीगंगानगर और क्या है बेटा? हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। जी सर बिल्कुल है। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो नदी अपन पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये जो नदी आप पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये है आपकी कौन सी नदी सर? घग्गर नदी। कौन सी नदी है भाई साहब? ये आपकी आ गई सर घग्गर नदी। अब अन्य बात क्या सुनोगे वो भी सुनो भाई साहब। और अंतिम बिंदु इसका कहां पे है? अब बार बार नहीं लिखूंगा भाई साहब, ये वाली बात आपको एक ही बार बता देता हूं, फोर्ट अब्बास। अब इसमें अन्य बातें क्या रहेंगी तो वो भी थोड़ा सा मेरी तरफ से भाई साहब आप सुनना। अन्य बात ये रहेंगी कि भाई साहब ये दोनों की दोनों जिले, ये दोनों की दोनों जिले आते हैं भाई साहब आपके बीकानेर संभाग में। कौन से संभाग में आते हैं? बीकानेर संभाग में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और भाई साहब बीकानेर संभाग के अंतर्गत भाई साहब इसके अलावा और कोई नदी नहीं है, तो ध्यान रखना ये बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी मानी जाती है। तो बीकानेर संभाग की यह है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, बीकानेर संभाग की यह एकमात्र नदी है। तो बेटा ये बीकानेर संभाग की ये एकमात्र नदी है। कौन सी मेरे भाइयों? घग्गर नदी। ओके डन। फिर अगली बात के ऊपर चलते हैं मेरे भाइयों कि इस नदी के किनारे भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे आप, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंतर्गत भाई साहब आपकी कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा पीलीबंगा, इस नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता के क्या मिले हैं भाई साहब? अवशेष। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता के क्या मिले हैं भाई साहब इस नदी के किनारे? तो ये भी ध्यान रखेंगे सर, इस नदी के किनारे क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चलो ठीक है सर। अगली बात ये भी ध्यान रखेंगे, हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी के बेटा प्रवाह क्षेत्र की कभी बात की जाए आपसे क्या कहते हैं? तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है क्या? नाली। या मेरे भाइयों हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली या पाट। और भाई साहब श्रीगंगानगर के अंतर्गत बोला जाए कि श्रीगंगानगर के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो फिर कह रहा हूं भाई साहब ध्यान रखना, ये अच्छे पॉइंट है बेटा। श्रीगंगानगर के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं सोडावाटी। और जब बात आए भाई साहब पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो बेटा पाकिस्तान में बोलते हैं हकरा। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? हकरा। तो जो घग्गर नदी है बेटा ये आपके बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी रहेगी। ठीक है सर। इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता के अवशेष रहेंगे। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र को देखो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली या पाट। श्रीगंगानगर में कहते हैं सोडावाटी। और पाकिस्तान में कहा जाता है क्या बेटा? हकरा। दूसरी एक बात और बताता हूं, ये भी ध्यान रखेंगे, घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो ये मिट्टी पाई जाती है, जी सर, घग्गर नदी के मैदानी भाग में बेटा जो ये मिट्टी पाई जाती है, ओके, घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, इसे ध्यान रखना, इसे बेटा काठी या बग्गी कहा जाता है। काठी या बग्गी। कि घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा को आप क्या कहेंगे? तो काठी या बग्गी। अब आते हैं इस जगह पे भाई साहब, क्या बातें यहां पे बताई गई हैं वो देख लीजिएगा एक बार विशेष बिंदु में। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, अपन ने देखा था। दूसरी बात, तलवाड़ा जो झील है बेटा ये ऑल ओवर राजस्थान की सबसे निचली झील मानी जाती है। ठीक है सर। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखो, यह आ गया हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, जो कि मुख्यतः इस नदी के किनारे पाई जाने वाली भेड़ की एक क्या है? नस्ल है मेरे भाइयों। जी सर। और अगली बात ये, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में
कौन सा दुर्ग है भाई साहब, यही आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत भाई साहब, ये भी ध्यान रखेंगे। इस नदी के किनारे मेरे भाइयों भटनेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है बेटा, भटनेर दुर्ग है। ओके सर। दूसरी बात, श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, किससे संबंधित, घग्गर नदी से संबंधित। अभी बात मेरे भाइयों मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और भी कुछ बातें हैं इस नदी के बारे में। जैसे सर इस नदी के किनारे राजस्थान में आपने देखा कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता के अवशेष मिले। फिर अगली एक बात यहां से देखेंगे आप, जब इस प्रकार से आप राजस्थान बनाते हो, जी सर उत्तरी राजस्थान, और यहां से जब ये नदी लेके जा रहे हो तो आपने यहां पे ये भी देखा कि ये जो घग्गर नदी है, ये कौन सी नदी है, घग्गर जो नदी है, इसमें आपने ये भी देखा कि ये राजस्थान की बेटा एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में कौन सी तरफ से आती है, उत्तर की तरफ से तो आती है, और फिर किधर की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी मेरे भाइयों जो उत्तर से आके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो बेटा वो भी ध्यान रखना आपकी कौन सी नदी रहेगी, घग्गर नदी रहेगी। यह है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तर से प्रवेश कर और पश्चिम की ओर जाती है, वो एकमात्र नदी रहेगी आपकी कौन सी, घग्गर नदी रहेगी। ठीक है सर। दूसरी बात भाई साहब, इस घग्गर नदी के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो घग्गर नदी है ये भाई साहब, घग्गर नदी राजस्थान मेरे भाइयों, राजस्थान की अंतः प्रभाए की, राजस्थान की अंतः प्रभाए, और चाहे भारत के संदर्भ में भी बात हो भले, भारत व राजस्थान की अंतः प्रभाए की मेरे भाइयों, इस नदी को ध्यान रखना बेटा, सबसे लंबी नदी माना जाता है। राजस्थान या भारत की अंतः प्रभाए की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि जो घग्गर नदी है ये राजस्थान या भारत की अंतः प्रभाए की बेटा सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब देखो यहां पे आ जाता हूं, जो विशेषता आपको समझाई थी वो यहां पे है मेरे भाइयों। दूसरी बात एक और बता देता हूं आपको बेटा, चलिए बेटा देखो इन क्लास की जो पीडीएफ है मेरे भाइयों, वो आप सही कह रहे हैं वहां पे नहीं है, लेकिन कुछ दिन रुकिए आप, ये जैसे मैं पढ़ाता हूं और जैसे बेटा आपको समझा रहा हूं, इस सेम पैटर्न पे आपको आपके घर तक बुक उपलब्ध करवा दी जाएगी बेटा, आप बेफिक्र रहिए। तो आपको अभी क्या करना है, मस्त होके भाई सब चीजों को समझना है। सारा कुछ इसी प्रकार के पैटर्न के अंतर्गत मैं आपके लिए ये काम करने के लिए जा रहा हूं, और बहुत जल्दी ये सफल होने वाला है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ओके चलिए मेरे भाइयों, टेंशन नहीं लीजिए भाई साहब। आइए अगली एक बात और बताता हूं, घग्गर जो नदी है भाई साहब, इसको अपन प्राचीन समय में क्या कह रहे थे, सरस्वती नदी, या इसे भाई साहब आपके प्राचीन समय में जिस नाम से पुकारा गया है वह है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए, मतलब जो आपकी घग्गर नदी है बेटा, पहले ऐसा बताते थे यहां आपके श्रीगंगानगर के बाद ये इधर भी आया करती थी और जैसलमेर तक जाया करती थी, लेकिन अब क्यों नहीं जाती है, उसका रीजन है कि इधर की तरफ मरुस्थलीय प्रसार जो हुआ है उसकी वजह से बीकानेर और चूरू के अंतर्गत आकर पवनों के द्वारा मिट्टी के कणों का जमाव काफी ऊंचाई तक कर दिया है। अब बीकानेर और चूरू में काफी ऊंचाई तक मिट्टी जम चुकी है, इसीलिए वर्तमान में यह कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो बताइए वो बीकानेर और चूरू ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसीलिए मेरे भाइयों ये जो नदी थी आपकी घग्गर, इसी को प्राचीन समय में सरस्वती कहते थे, और इसका जो एक अवशेष अपन जलपट्टी के रूप में पढ़ते हैं जैसलमेर के अंतर्गत, वो इसी का अवशेष है। तो एक बात ध्यान रखना सॉरी कि सरस्वती नदी के मेरे भाइयों प्राचीन मार्ग को, सरस्वती नदी के बेटा प्राचीन मार्ग को कभी पूछा जाए खोजने के लिए, सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए बेटा जो दो सदस्य नियुक्त किए गए थे वो कौन कौन थे, तो यहां पे ध्यान रखना है भाई साहब। एक व्यक्ति का नाम था श्री राम बाडरे, ओके सर, और एक व्यक्ति था बेटा जिसे आप कहेंगे हनवंता राय। सीधी सी बात समझाता हूं आपको सिंपल शब्दों में। कल को यह पूछा जाए कि घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए जो दो आपके सदस्य नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो आप एक नॉर्मल चीज याद रखना, जैसे सीता मां खो गई थी तब उसका पता हनुमान ने लगाया था और रही सही कसर पूरी की थी राम ने। इसी प्रकार राजस्थान में सरस्वती खो गई है ऐसे मानिए आप, और उसका पता लगाया है हनुमान ने, हनुमान से हनवंता राय, और रही सही कसर पूरी की श्री राम ने। तो श्री राम से श्री राम बाडरे। ओके ओके, अब आइए, घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करके इधर की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। बिल्कुल,
घग्गर नदी भारत व राजस्थान की भाई साहब अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ओके सर। वर्तमान में घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ के भटनेर नामक स्थान पर आके ही लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संगम तक तो संगम क्या अंतिम बिंदु तक तो पहुंच ही नहीं पाता। और इस नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए राजस्थान नदी जल बोर्ड के सदस्य भाई साहब हनुमंता राय और श्रीराम बाडरे को नियुक्त किया गया था। यह अच्छा पॉइंट है मेरे भाइयों, इसे जरूर ध्यान रखेंगे भाई साहब। श्रीराम बाडरे और हनुमंता राय। पहले यूं बताइए भाई साहब, ये थी आपकी घग्गर नदी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब यहां तक बात आपकी बनी या नहीं बनी। और अगर बन गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। और जल्दी से देखो, क्लास को शेयर कर दिया करो यार भाई साहब। अत्यधिक संख्या में बच्चे जुड़ने चाहिए मेरे भाइयों इस क्लास के अंतर्गत, तो क्लास को दबा के शेयर कर दिया करो और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई रखो भाई साहब। जी सर, ओके। अब चलते हैं भाई साहब आगे। सबका आ गया कमेंट, ओके भाई साहब। आगे बढ़ते हैं घग्गर नदी के बाद, और अगली जो नदी है आपके पास वो है भाई साहब रूपा रेल। वैसे ही खत्म कर देंगे। आइए भाई साहब, कहां से आती है कहां जाती है सब समझाता हूं। आइए, रूपा रेल नदी का जो बेटा उद्गम होता है ऐसे समझिए आप। जी सर, यह है आपकी उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी। ओके गुरुजी। और ये उदयनाथ पहाड़ी पड़ती है भाई साहब आपकी अलवर। ठीक है सर। यहां से निकलने वाली नदी को आप कहेंगे क्या? रूपा रेल। तो ये अलवर से निकल चुकी है नदी, नदी का नाम है बेटा रूपा रेल। इसके बाद ये जाती है डीग, और इसके बाद आती है ये भरतपुर। ध्यान रखेंगे। और भरतपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों एक झील जिसमें इसका पानी आके गिरता है वो है आपकी मोती झील। अब सुनो, उदयनाथ पहाड़ी अलवर से आने वाली नदी रूपा रेल। ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां पे रहेगा? तो एक तो अलवर, एक डीग, और डीग के बाद आएगी बेटा कहां? भरतपुर। और जिस झील के अंतर्गत इसका पानी गिरेगा बेटा, या जिस झील में आके ये पानी डालती है उस झील का नाम रहेगा बेटा मोती झील। कौन सी झील मेरे भाइयों? मोती झील। अब अच्छे से सुनना आप। डीग के अंतर्गत बेटा इस पे एक बांध बना हुआ है, और डीग में बने इस पे बांध का नाम है मेरे भाइयों सीकरी बांध। कौन सा बांध? सीकरी बांध। और भाई साहब भरतपुर के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, इस नदी के किनारे लोहयुगीन सभ्यता का स्थल नोहो, लोहयुगीन सभ्यता का स्थल खोजा गया। क्या? नोहो। तो भाई साहब कौन सी नदी के किनारे लोहयुगीन सभ्यता का स्थल, लोहयुगीन सभ्यता का स्थल नोहो खोजा गया? तो भाई साहब ध्यान रखना, रूपा रेल नदी के किनारे कहां पे? भरतपुर में। और इसी नदी पे डीग के अंतर्गत बना हुआ है क्या? सीकरी बांध। अब इसका पानी कहां जाता है? मोती झील में। ठीक है सर। इसके बाद भाई साहब आपके भरतपुर के अंतर्गत है बेटा लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा बेटा? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है सर। ये भी कहां पे है? भरतपुर में। अब बात को देखो बहुत अच्छे से सुनना भाई साहब, आपकी मोती झील और लोहागढ़ दुर्ग को जो लिंक किया गया है भाई साहब, ऐसे जो लिंक किया गया है या जो नहर बनाई गई है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं सुजान गंगा लिंक नहर। क्या कहा जाता है भाई साहब? सुजान गंगा लिंक नहर। ओके सर। तो वो रहेगी आपकी भाई साहब सुजान गंगा लिंक नहर, सुजान गंगा लिंक नहर। तो कभी पूछा जाए कि मोती झील और लोहागढ़ किले को किस लिंक नहर से जोड़ा गया है? तो सुजान गंगा लिंक नहर। अब जो आप मोती झील देख रहे हैं भाई साहब, ये अपन को कहां पे मिली सर? ये भरतपुर में मिली। भाई साहब ये भरतपुर की पता है क्या कहलाती है? जीवन रेखा। भाई साहब इसे आप भरतपुर की लाइफ लाइन या क्या कहेंगे? जीवन रेखा कहेंगे। और ध्यान रहे प्राचीन समय में नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। अब हम चलते हैं यहां पे भाई साहब। चलिए, हमें उद्गम पता चल चुका है इसका, बिल्कुल पता चल चुका है गुरुजी। हमारे पास उद्गम जो है इस नदी का वो है भाई साहब उदयनाथ पहाड़ी। उदयनाथ पहाड़ी जो कहां पे पड़ती है भाई साहब? अलवर के अंतर्गत। जी सर। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो 3 जगह है। एक भाई साहब अलवर में है, इसके बाद नदी डीग जाती है, और इसके बाद नदी पहुंचती है भरतपुर। ठीक है सर। उपनाम की अगर मैं बात करूं तो ये जरूर ध्यान रखने भाई साहब, इसको, इस नदी को बेटा वराह नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराह नदी। इसी नदी को बेटा रूपनारायण नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपनारायण नदी। और बेटा इसी नदी को ध्यान रखना लसावरी नदी भी कहा जाता है। तो इस नदी को वराह नदी, रूपनारायण नदी और लसावरी नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई साहब।
तो रूपारेल नदी का उद्गम हुआ उदयनाथ पहाड़ी अलवर, प्रवाह क्षेत्र अलवर, डीग और भरतपुर, और उपनाम रहेंगे वराय नदी, रूपनारायण और लसावरी। ध्यान रखेंगे इस पे डीग में सीकरी बांध है, भरतपुर में लोहयुगीन सभ्यता का स्थल नोह खोजा गया, जो मोती झील में इसका पानी जाके समाप्त होता है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील और लोहागढ़ किले को जिस लिंक नहर से जोड़ा गया है उसका नाम है सुजान गंगा लिंक नहर। क्लियर था वो? बिल्कुल सर क्लियर था। अब भाई साहब अगली जो नदी आपकी आएगी, ओके ओके मेरे भाइयों, ओके चलिए बहुत बढ़िया, यस यस यस, रूपनारायण, वराय और लसावरी बेटा इसी के नाम रहेंगे, ध्यान रखना। ओके अब चलते हैं भाई साहब कांतली नदी पर। कौन सी नदी पे चलते बेटा? कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक अर्धचंद्राकार रूप, भाई इसमें अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाला एक जिला है जिसका नाम है सीकर। ओके सर, डन। और सीकर के बाद उत्तर की साइड में आप जाएंगे तो यहां एक जिला लगता है आपका, जिसे आप कहते हैं झुंझुनू। क्या कहते हैं बेटा? झुंझुनू। अब सुनना मेरे भाइयों अच्छे तरीके से। जी सर बताइए। सीकर के अंतर्गत एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है जिसे आप कहेंगे खंडेला की पहाड़ी। सीकर में एक पहाड़ी बेटा जिसे आप कहेंगे खंडेला की पहाड़ी, और ये कहां पड़ती है बेटा? सीकर के अंतर्गत पड़ती है। और यहां से निकलने वाली नदी को आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? कांतली नदी कहेंगे सर। क्या कहेंगे? कांतली नदी। ओके अब सीकर से निकलने के बाद पहले तो यहां देखेंगे सीकर में। जी सर पहले तो अपन यहां बात कर लेते हैं सीकर में। सीकर के अंतर्गत इस नदी के किनारे भाई साहब आपकी गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, सीकर में इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चलो ठीक है सर, फिर आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद पहुंचती है भाई साहब झुंझुनू ये नदी। ओके सर, और झुंझुनू के अंतर्गत ध्यान रखेंगे इस नदी के किनारे भाई साहब सोनारी सभ्यता के अवशेष, सोनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं आपके कौन से जिले के अंतर्गत? तो झुंझुनू। और झुंझुनू के अंतर्गत यहां बॉर्डर पे पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती है। झुंझुनू का एक गांव पड़ता है बेटा जिस गांव का नाम है नौरंगपुरा गांव। झुंझुनू के नौरंगपुरा गांव में, ये आपका झुंझुनू में ही पड़ता है, चूरू मत ले जाना भाई साहब। तो झुंझुनू के नौरंगपुरा गांव में जाके इसका पानी अदृश्य हो जाता है। तो देखो अपन ने क्या समझा, इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। सीकर में इसके अंतर्गत मेरे भाइयों गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। झुंझुनू में इस पे भाई साहब सोनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और झुंझुनू को क्रॉस नहीं करवाना है, बॉर्डर पे ले जाके नौरंगपुरा गांव पड़ता है, वहां पे जाके अदृश्य हो जाती है। अगर गलती से आप इसे चूरू ले गए तो फिर बताइए लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदुओं में अपन लिखेंगे राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, बीकानेर और चूरू। तो इसे चूरू में नहीं ले जाना है। इंपॉर्टेंट बात एक तो ये। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी सुनो। इस नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को भाई साहब तुम्हें पता है क्या कहा जाता है बेटा? इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं बेटा तोरा वाटी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को आप बोलेंगे बेटा तोरा वाटी कहा जाता है। ओके सर, अब आते हैं भाई साहब, इधर आइए, क्या दिक्कत है और बात करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर बाद में एक बात और समझाऊंगा इस पे बहुत अच्छी। जी सर बताइए। भाई साहब उद्गम कहां से अपन ने देख लिया है बेटा? तो कांतली नदी का जो उद्गम अपना हुआ है वो हुआ है बेटा खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। ओके सर, और खंडेला की जो पहाड़ी आपकी आई है वो कहां पे आई है? सीकर के अंतर्गत आई है। प्रवाह क्षेत्र की जब अपन ने बात की थी तो भाई साहब एक तो सीकर, और भाई साहब इसके बाद नदी आगे की ओर बढ़ी है कहां? झुंझुनू। तो प्रवाह क्षेत्र रहा सीकर और झुंझुनू। और इसके बाद इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कौन से जिले में रहेंगे? सीकर में। और झुंझुनू में इस नदी के किनारे सोनारी सभ्यता के अवशेष। अब मेरी बहुत अच्छे से एक बात सुनना बेटा, चलिए बहुत अच्छे से सुनना मेरी एक बात, क्या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मतलब लगभग यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ बताई गई है वो कितनी बताई गई है? लगभग 100 किलोमीटर। तो मैं ये कहूं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसका मीनिंग बेटा, पूर्णतः का मीनिंग होता है ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती हो और राजस्थान में अपना संगम या समाप्त होती हो, उसे कहते हैं पूर्णतः। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं
जो राजस्थान से निकलती हैं राजस्थान में समाप्त होती हैं, या जो राजस्थान से निकलती हैं राजस्थान में उनका संगम होता है। लेकिन अंतः प्रवाह की नदियों में ऐसी कंडीशन को फॉलो करने वाली ये बेटा सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वेरी 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 मोस्ट मान लेना भाई साहब इस पॉइंट को। जी सर, तो भाई साहब नोट में लिखा रहा हूं यहां पे कौन सी नदी अपन पढ़ रहे हैं, कांतली नदी। जी सर, तो नोट में देख लेना, कांतली नदी भाई साहब आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, कांतली नदी आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। और मेरे भाइयों ध्यान रखना, कैसा प्रवाह पढ़ रहे हैं अपन, अंतः प्रवाह। कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की, और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो कांतली नदी राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है भाई साहब, फिर कह रहा हूं इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई साहब ये नदी थी आपकी कौन सी बेटा, कांतली नदी। बोलो डायग्राम से चीजें समझ में आ रही है ना? अरे बताइए, डायग्राम से एकदम चीज समझ में आ रही है ना? टिप टॉप भाई साहब, बिल्कुल आएगी भाई साहब, डायग्राम से ही पढ़ते रहेंगे अपन, सब चीज मिलेगा बेटा। किताब के अंतर्गत भूगोल की मैं उद्योग सारी चीजें आएंगी, और जैसे पढ़ाता हूं वैसे की वैसे भाई साहब नोट्स टाइप में बनवाऊंगा, किताबी लैंग्वेज में नहीं रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। सारे टॉपिक होंगे, राजस्थान की स्थिति विस्तार, संभागीय व्यवस्था, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली, अब्बा तंत्र, झील, सिंचाई परियोजना, जलवायु, वनस्पति, कृषि, मृदा, उद्योग, खनिज, जनगणना, पशुगणना, सारे टॉपिक होंगे, परिवहन वगैरह सब होंगे, पर्यटन वगैरह, ऊर्जा वगैरह सब होंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का है, बेफिक्र रहिए। कुछ दिन में आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी आपके पास आने वाली है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। चलिए अगली बात भाई साहब, अगली नदी आती है हमारे पास कांकनी, कांकने, या जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है। सुनिए तो भाई साहब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इस नदी का उद्गम होता है बेटा, एक गांव पड़ता है जिसे कहता हूं कोटरी गांव की पहाड़ी। कौन सी गांव की पहाड़ी बेटा, कोटरी गांव की पहाड़ी। ओके सर, और ये जो कोटरी गांव की पहाड़ी है मेरे भाइयों, ये कोटरी गांव की जो पहाड़ी है बेटा, ये है आपकी कहां पे, जैसलमेर के अंतर्गत। और यहाँ कोटरी गांव की पहाड़ियों जैसलमेर में जो पड़ती हैं बेटा, यहां से निकलने वाली जो नदी है सर, यहां से निकलने वाली जो नदी है बेटा, उस नदी का नाम है मेरे भाइयों क्या, कांकनी, कांकने या मसूरदी। तो बेटा यहां से आने वाली नदी को अपन क्या कहेंगे, कांकनी नदी कहेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, कांकनी नदी। आगे चल के जैसलमेर में ही, आगे चल के जैसलमेर में ही एक झील पड़ती है जिसका नाम है बुज झील। ओके सर, और ये बुज झील जो है ये है कहां पे, जैसलमेर में। और ध्यान रखेंगे ये कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और भाई साहब इसी झील के अंतर्गत जाके इस नदी का पानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कौन सी नदी का, कांकनी नदी का, जिसका उद्गम है कोटरी गांव की पहाड़ी से। ओके सर, अगली बात क्या है भाई साहब, इसका जो लंबाई है वो लगभग बताया गया है 27 किलोमीटर। अब बताइए आपको क्या लग रहा है लेंथ देख के, भाई मुझे तो यह नजर आ रहा है कि यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आपको भी यही नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सर। तो यहां पे क्या हमने देखा कि कांकनी या कांकने नदी का उद्गम होता है कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर, समाप्ति होती है बुज झील जैसलमेर जो कि मीठे पानी की झील है। और लेंथ को देख के हम कह सकते हैं कि भाई साहब यह है, ध्यान रखना, यह है मेरे भाइयों अंतः प्रवाह की, यह है अंतः प्रवाह की लाडलो, आप कहेंगे सबसे छोटी नदी है। तो यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है आपकी कौन सी, कांकनी, कांकने या मसूरदी। तो बताइए उद्गम कहां से हुआ बेटा, तो आप उद्गम बताएंगे सर कोटरी गांव की पहाड़ी, या कोटड़ा भी लिखते हैं इसे, कोटरी गांव की पहाड़ी। ओके सर, और कोटरी गांव की जो पहाड़ी है बेटा ये कहां पड़ती हैं आपकी, जैसलमेर। और हमने देखा कांकनी नदी को जैसलमेर के अंतर्गत स्थानीय भाषा में क्या और बोल देते हैं, मसूरदी कह देते हैं बेटा। और इस नदी को राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे क्या माना जाता है, छोटी नदी। अब बताइए यहां तक आते आते मेरे पास अगर आपको मालूम हो तो 3 चीजें आ गई है बेटा। जी सर, क्या क्या, सुनिए भाई साहब, अपन पढ़ रहे थे कौन सी नदियां, अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह की। अब ध्यान देना बेटा, अंतः प्रवाह की। जी सर, तो मैं आपसे कहूं कि अंतः प्रवाह की राजस्थान की, अंतः प्रवाह की
राजस्थान की, और मैंने आपसे पूछा कि बेटा सबसे लंबी नदी, तो बताइए अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है सर, ठीक है। फिर मैंने पूछा अंतःप्रवाह की राजस्थान की, मैंने पूछा आपसे अंतःप्रवाह की राजस्थान की बेटा सबसे छोटी नदी कौन सी है? अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? और मैंने पूछा अंतःप्रवाह की राजस्थान में, अंतःप्रवाह की राजस्थान में बहने वाली, अंतःप्रवाह की राजस्थान में बहने वाली मेरे भाइयों सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। गौर फरमाएंगे तो भाई साहब इनमें बहुत कुछ है इन तीनों शब्दों में। सुनिए, जैसे उसने कहा अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तब तो आपका आंसर चला जाएगा किसके लिए? घग्गर नदी के लिए चला जाएगा बेटा। किसके लिए चला जाएगा? घग्गर नदी के लिए। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए गौर से, कि अंतःप्रवाह की राजस्थान में बहने वाली, इसका मतलब उसका उद्गम भी राजस्थान से होना चाहिए और संगम भी राजस्थान में होना चाहिए। तो अंतःप्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो आपने जो पढ़ी थी बेटा वो थी आपके पास कांतली नदी। कौन सी थी बेटा? कांतली नदी। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान में बहने वाली अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी तब कांतली आएगा। और भाई साहब अंतःप्रवाह की राजस्थान में सबसे छोटी नदी किसको माना गया है? तो भाई साहब उसका नाम है कांकनी। जी सर, या आप कहेंगे कांकने, कांकनी या कांकने, या फिर आप कहेंगे मसूरदी। कांकनी, कांकने या मसूरदी नदी उसे कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ये तीन चीजें मेरे कहने से भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, कि अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, अंतःप्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कांकनी, कांकने या मसूरदी, और भाई साहब एक अंतःप्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो भाई साहब आंसर रहेगा कांतली नदी। बताइए भाई साहब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई साहब फिर कह रहा हूं आपसे, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। बोलो यहां तक बात क्लियर? जी सर क्लियर। अब आ जाते हैं किस पे भाई साहब? साबी या साहिबी नदी पे अपन बात करेंगे कि सर इसका उद्गम कहां से होता है। तो सुनिए भाई साहब, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं बताता हूं आपके लिए। भाई साहब एक जिला है, एक जिला है जैसे आप पहले कहा करते थे पानी की सुराही के समान है, उस जिले का नाम है जयपुर। ठीक है सर, इस जयपुर से अलग होकर एक जिला बना है भाई साहब जो बाउंड्री पे टच होता है, उस जिले का नाम है सर कोटपुतली बहरोड। ओके गुरुजी, कोटपुतली बहरोड। ठीक है सर। और भाई साहब इधर की तरफ आगे की ओर जाएंगे तो भाई साहब यहाँ पे एक जिला है जिसे आप कहते हैं खैरथल तिजारा। ओके सर, खैरथल तिजारा। अब ध्यान देना बेटा, ये नदी निकलती कहां से है? जी सर, तो भाई साहब जो जयपुर आप देख रहे हो, ओके सर, जयपुर के अंतर्गत पहाड़ी है मेरे भाइयों, जिनको आप कहेंगे बेटा सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मेरे भाइयों? सेवर की पहाड़ी, जो आपकी कहां पे पड़ती है भाई साहब? जयपुर के अंतर्गत पड़ती हैं। यहां से निकलने वाली नदी और कुछ इस प्रकार से जाती है भाई साहब। आपकी इस नदी को आप क्या बोलेंगे पहले तो ये बताइए? ये साबी नदी है। कौन सी नदी है? साबी। अच्छे से सुनना चीजों को भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस साबी नदी पर कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत भाई साहब लोहोयुगीन जोधपुरा सभ्यता के अवशेष, कभी पूछे जोधपुरा सभ्यता के अवशेष कौन सी नदी के पास में मिले तो आप कहेंगे भाई साहब सेवर की पहाड़ी से निकलने वाली साबी या साहिबी नदी पर भाई साहब आपके कहां पे? कोटपुतली बहरोड में जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है सर। और इसके बाद आप गौर फरमा रहे हैं तो देखिए भाई साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नदी है जो राजस्थान से निकली है और राजस्थान की बाउंड्री को क्रॉस करके आपका कोटपुतली और खैरथल तिजारा इधर पता है किससे लगता है भाई साहब? तो आपको यह मालूम होना चाहिए बेटा, इधर लगता है हरियाणा। किससे लगता है? हरियाणा। और हरियाणा का जो मैदान है, हरियाणा का जो मैदान है भाई साहब, उसमें जाके ये नदी समाप्त हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये रहा कि इसका उद्गम होता है भाई साहब सेवर की पहाड़ी जयपुर से। उसके बाद कोटपुतली बहरोड में इस पे जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद ये पहुंचती है कहां? खैरथल तिजारा। और उसके बाद हरियाणा के मैदान में जाके क्या हो जाती है? समाप्त। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि ये आप कह सकते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी। आप ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान की मेरे भाइयों एकमात्र नदी बेटा, जो आप कह सकते हैं राजस्थान से निकलकर, जो राजस्थान से निकलकर और मेरे भाइयों किस मैदान में जाके समाप्त हुई है बेटा? राजस्थान से निकलकर हरियाणा के मैदान में,
हरियाणा के मैदान में मेरे भाइयों क्या हो जाती है, समाप्त। तो वो नदी आपकी रहेगी कौन सी भाई साहब, साबी या साहिबी नदी। तो उद्गम कहां से रहा, तो आपने देखा सर इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी, और ये सेवर की जो पहाड़ी पड़ती है भाई साहब ये आपकी कहां पे रहेंगी, तो ध्यान रखना जयपुर। ठीक है सर। प्रवाह क्षेत्र क्या रहेगा, तो भाई साहब एक जयपुर, उसके बाद इसका पानी पहुंचता है मेरे भाइयों कोटपुतली, बहरोड, ओके सर, और उसके बाद आगे की ओर रन करेगी ये जिला आपका जिसे आप कहते हैं खैरथल तिजारा। बोलो बात समझ में आई, जी सर बिल्कुल आई। तो ये खैरथल तिजारा। बाकी ये नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलकर और देखो हरियाणा के मैदान में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है मेरे भाइयों। तो बोलो बात बनी, बिल्कुल बनी सर। अब चलते हैं भाई साहब अगली नदी पे आपके अंत्य प्रवाह के अंतर्गत, और जो अगली नदी आती है उसका नाम है भाई साहब क्या, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। अच्छे से सुनेंगे भाई साहब, एक आपकी पहाड़ी है जिनको आप कहेंगे भाई साहब बैराट की पहाड़ी, जी बिल्कुल है सर, ये आपके बैराट की पहाड़ी, और ये जो बैराट की पहाड़ी रहेंगी ये भाई साहब फिलहाल आपकी पहुंच चुकी है कहां पे, कोटपुतली, बहरोड। यहां से जो नदी निकलती है मेरे भाइयों उस नदी को आप कहेंगे बाणगंगा। ये बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के बाद कहां जाएगी सर, तो ध्यान रखना भाई साहब कोटपुतली बहरोड के बाद जाती है जयपुर, और जयपुर के बाद कहां जाएगी सर, तो जयपुर के बाद दौसा, और दौसा के बाद कहां जाती है सर, तो दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर से बाहर निकल के भाई साहब पहले मिला करती थी, जिस नदी के साथ मिला करती थी उसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहां आपके राजस्थान से बाहर निकल के और भाई साहब जिस नदी के साथ मिला करती थी उस नदी का नाम था भाई साहब यमुना। कौन सी नदी थी, यमुना नदी थी। ओके, यूपी के अंतर्गत इसका मिलन हुआ करता था फतेहाबाद नामक स्थान पर, जी सर। तो भाई साहब कोटपुतली बहरोड से निकलने वाली आपकी जो नदी है उसे आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों, जी सर, उस नदी का नाम रहेगा भाई साहब बाणगंगा। अब सुनना अच्छे से, पहले सारी विशेषताएं आएंगी इस पे, जी सर। सबसे पहली बात, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपके कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है सर। कोटपुतली बहरोड के बाद में इसे कहां लेके आ रहा हूं, जयपुर के अंतर्गत लेके आ रहा हूं, ठीक है सर। जयपुर के बाद मैं इसको कहां पे लेके आया हूं, दौसा के अंतर्गत, और दौसा के बाद नदी कहां पे आई है, भरतपुर के अंतर्गत, और इसके बाद आपके राजस्थान से बाहर निकल के कहां चली गई है, यूपी के अंतर्गत। इसका ये तो प्रवाह क्षेत्र रहेगा कौन सी नदी का बेटा, बाणगंगा नदी का। अब बाणगंगा जो नदी है मेरे भाइयों इसके कल को तुमसे पूछ ले उपनाम, तो भाई साहब ऐसा कहते हैं कि भाई साहब ये अर्जुन ने निकाली थी, इसलिए भाई साहब इसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है सर। इसे तीर गंगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तीर गंगा। और ध्यान रखेंगे एक बात और, भाई साहब पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे लौक की तरह लगती है, तीन और इसके पहाड़ियां हैं, इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है रुंडित नदी, इसे रट लेना भाई साहब। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नदी आप पढ़ रहे हो भाई साहब अंत्य प्रवाह में बाणगंगा नदी, पहले ये बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र हुआ करता था या बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग हुआ करती थी, लेकिन 2012 के अंतर्गत इसे अंत्य प्रवाह की नदियों में शामिल कर दिया गया। उसके पीछे रीजन रहा ऐसी नदियां जो अपने संगम तक जिनका पानी नहीं पहुंच पाता है उन्हें अंत्य प्रवाह के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो 2012 में इस नदी को बेटा कहां काउंट कर दिया गया है, अंत्य प्रवाह की नदी में, और तब नाम दिया गया इसको क्या, रुंडित नदी। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना भाई साहब। प्रवाह क्षेत्र रहेगा कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर, जी सर। और उपनाम रहेंगे अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। अब बताइए बाणगंगा नदी का जो उद्गम था मेरे भाइयों वो कहां से था, तो आपने देखा इस नदी का उद्गम है बैराट की पहाड़ी, और बैराट की जो पहाड़ी पड़ती है बेटा वो ध्यान रखना कहां पे है मेरे भाइयों, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत है। प्रवाह जो क्षेत्र रहा भाई साहब वो कहां पे आपने देखा, तो वो भी आपको दिखाई दिया, कोटपुतली है। और दौसा के बाद मेरे भाइयों ये कहां पहुंच जाती है, भरतपुर पहुंच जाती है, जी सर। और फिर उपनाम की जब मैंने बात की तो भाई साहब इसको यहां पे आपने उपनाम देख ही लिए थे, जी सर। ये आपके उपनाम हो गए भाई साहब इधर की साइड में जो आप देख पा रहे हैं, जी सर बिल्कुल। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, तीर गंगा कहते हैं, ताला नदी और रुंडित नदी। अब सुनिए, बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और ये कौन से जिले के अंतर्गत मिले हैं, तो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। दूसरी बात, बाणगंगा नदी को वर्तमान में 2012 से देख लीजिए, ये आ गया पॉइंट, 2012 से इसे अंत्य प्रवाह की नदियों में शामिल किया गया है। इसी कारण बेटा इसे किस नदी का दर्जा दिया गया है, रुंडित नदी का दर्जा दिया गया है। ऐसी नदियां जो अपने संगम तक पानी नहीं ले जा पाती हैं उनका बीच में ही पानी समाप्त हो जाता है, जबकि पहले वो अपने संगम तक जाया करती थी,
अब नहीं जाती हैं, ऐसी नदियों को बेटा रुंडित नदी घोषित किया जाता है। उनमें से एक नदी जो ये दर्जा प्राप्त कर चुकी है वो हमारी कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा नदी पे कुछ बांध भी बने हुए हैं, ये भी देख लो बेटा। जी सर, तो बेटा आप जो नदी पढ़ रहे थे बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी पर बांध परियोजना है, बाणगंगा नदी पर बांध परियोजना है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये एक अच्छा पॉइंट है, यहां पे बताता हूं आपको। आइए, बाणगंगा नदी पर बांध परियोजना है। जो ये नदी ऐसे थी आपकी, जी सर बिल्कुल थी, तो इस पे सुनना भाई साहब अच्छे से। इस नदी को मैं मान लेता हूं कौन सी नदी भाई साहब? बाणगंगा नदी। ओके सर, ये अपनी हो गई बाणगंगा नदी, ठीक है सर। और बाणगंगा नदी के बारे में अगली बात सुनिए भाई साहब, आप सबसे पहली बात तो यहां से सुनेंगे। जी सर बताइए भाई साहब। बाणगंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है जयपुर में, जिसे आप कहते हैं रामगढ़ बांध, ठीक है। दौसा में एक बांध है जिसे कहते हैं माधो सागर बांध, और भरतपुर में एक बांध है जिसे आप कहते हैं अजान बांध। क्या कहते हैं बेटा? अजान बांध। तो यहां 3 बांध मैंने आपको बताए भाई साहब। आपके जयपुर के अंतर्गत है रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। आपके कहां पे पड़ता है भाई साहब? जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है सर। फिर भाई साहब एक है दौसा के अंतर्गत, जिसे आप कहेंगे इस पे माधो सागर बांध। कौन सा बांध? माधो सागर बांध। ये भाई साहब कहां पे पड़ता है? दौसा के अंतर्गत। और फिर एक बांध इस पे और है जिसे आप कहेंगे सर अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। और अजान बांध कहां पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाणगंगा नदी पे 3 बांध तो आपने बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें रामगढ़ बांध जयपुर में है, माधो सागर बांध दौसा में है, और अजान बांध भरतपुर में है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अजान बांध को जैसे जलापूर्ति होती है, तो अजान बांध को एक तो होती है यहां से, जी सर, ये आपका कहां से जलापूर्ति आता है? तो अजान बांध को एक तो जलापूर्ति होती है पांचना बांध। बिल्कुल सर, तो पांचना बांध जो है वो कहां पे है सर? करौली। तो पहली बात तो आप यही ध्यान रखेंगे, कल को ये पूछा जाए कि अजान बांध को जलापूर्ति कहां से होती है, तो एक तो होती है पांचना बांध। भाई साहब यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, अच्छे से सुनना। पांचना बांध करौली में जो है, वहां से पानी किसको आता है? अजान बांध को, ठीक है सर। फिर एक नदी है इस प्रकार से जो अभी आप पढ़ रहे थे, जिसमें जाके ये आगे जाके मिलती है, उसका नाम है यमुना नदी। जी सर, और यमुना नदी से निकल के आती है बेटा यहां के लिए एक, जी सर, क्या भाई साहब? ये यमुना लिंक नहर। ओके सर, तो भाई साहब एक इसको पानी की पूर्ति होती है किससे? यमुना लिंक नहर। अब इसका मतलब कल को आपको यह पूछा जाए कि अजान जो बांध है उसको जलापूर्ति कहां कहां से होती है, तो एक तो भाई साहब पांचना बांध से इसको क्या हो रही है? जलापूर्ति बिल्कुल हो रही है सर। किसको? अजान बांध को। एक भाई साहब इसको जलापूर्ति कहां से हो रही है, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, एक जलापूर्ति हो रही है मेरे भाइयों कहां से? यमुना लिंक नहर से। किसको पानी मिलता है? अजान बांध को। ऐसे ही आने वाले समय में जो रामगढ़ बांध है, जो रामगढ़ बांध है भाई साहब, इसको पानी मिलेगा ईसरदा बांध से। किससे मिलेगा भाई साहब? ध्यान रखना, इसको पानी ईसरदा बांध से मिलेगा आने वाले समय में। यह भी एक प्रोजेक्ट है, और ये ईसरदा बांध कहां पे है? सवाई माधोपुर में है। और कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे है। इससे पानी दिया जाएगा भाई साहब किसको? तो भाई साहब इससे जलापूर्ति जो होगी वो रामगढ़ बांध को होगी। तो ईसरदा बांध से जलापूर्ति की जाएगी भाई साहब, किसको की जाएगी बताइए? तो जलापूर्ति की जाएगी आपके रामगढ़ बांध को। तो सीधा सीधा मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बाणगंगा जो नदी है उस पे जो बांध परियोजनाएं हैं मेरे भाइयों, उसमें उसके अंतर्गत जो 2 बांध हैं, जिनमें एक का नाम है अजान बांध, एक का नाम है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध को पानी कहां से मिलता है? तो ईसरदा बांध से मिलेगा। ये प्रोजेक्ट में है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। और मेरे भाइयों अजान बांध से पानी कहां कहां से अजान बांध को पानी मिलता है? तो पांचना बांध करौली से मिलता है और यमुना लिंक नहर से मिलता है। ये बाणगंगा नदी पर बांध परियोजनाएं रहेंगी जो भाई साहब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी बेटा? इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लियर है? अब चलते बेटा अगले पॉइंट पे, और अगला जो पॉइंट है वो है अंतः प्रवाह की अन्य नदियां। तो आपके राजस्थान के अंतर्गत भाई साहब एक झील है मेरे भाइयों। जी बिल्कुल है सर, और जो झील है उसे आप कहते हैं सांबर झील। राजस्थान के अंतर्गत एक झील भाई साहब जिसको आप कहते हैं सांबर झील, जिसका मुख्यतः विस्तार कहां पे है? जयपुर के अंतर्गत है। जी सर बिल्कुल है। अब यहां पे ध्यान देंगे भाई साहब,
इस सामर झील के अंतर्गत, जी सर, ये जो आपकी सामर झील है, ओके सर, इस सामर झील के अंतर्गत जल लाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? वो कहलाएंगी आपकी भाई साहब अंतः प्रवाह की क्या अन्य नदियां कहलाएंगी। तो ध्यान रखना भाई साहब, एक नदी आती है भाई साहब इसमें, जी सर, और ये जो नदी आती है ये आती है गुरुजी कहां से? जयपुर से आती है। कहां से आती है? जयपुर से। चलो देखेंगे कौन सी रहेगी है और अपना संगम करती है, ओके सर, ये भी देखेंगे कौन सी रहेगी। एक नदी आएगी मेरे भाइयों इसके अंतर्गत, देखना बेटा वो कहां से आएगी, तो सर वो आती है डीडवाना कुचामन से। कहां से आती है भाई साहब? डीडवाना कुचामन से आती है एक नदी, ठीक है सर। फिर एक नदी और आएगी मेरे भाइयों, और एक नदी जो और आएगी सर वो कहां से आएगी? नागौर से। कहां से आएगी? नागौर से। उस नदी का नाम क्या रहेगा वो भी देखेंगे। और फिर भाई साहब एक नदी और आती है सर, और ये नदी आती है कहां से भाई साहब? सीकर से। कहां से आती है? सीकर से। तो भाई साहब आपकी कुल मिला के बात यह है कि सामर झील में गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी संख्या रहेगी 5। कितनी रहेगी भाई साहब? 5। अब ध्यान दो, जयपुर से आने वाली नदी का नाम है बेटा जिसे आप कहेंगे मेंथा या मेड़ा नदी। मेंथा या मेड़ा नदी, ओके सर। अजमेर से आने वाली नदी का नाम है जिसे आप कहेंगे रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। डीडवाना कुचामन से आने वाली नदी का नाम है जिसे आप कहेंगे तुरतमती नदी। और नागौर से आने वाली नदी का नाम है बेटा जिसे आप कहेंगे खारी नदी। और सीकर से आने वाली नदी का नाम है जिसे आप कहेंगे खंडेला या खंडेल नदी। खंडेला या खंडेल नदी। तो ऐसे करके भाई साहब ये जो 5 नदियां हैं ये आके कहां गिरती हैं? सामर झील में गिरती हैं। अब सामर झील जो भी बच्चा मेरे को सुन रहा है उस हर एक को पता है कि सामर झील खारे पानी की झील है। तो बताइए इनमें से कोई नदी तो ऐसी होगी जिसमें NaCl की मात्रा सर्वाधिक होगी, और उसी नदी के बारे में कहेंगे कि यह नदी वो है जो सामर झील में सर्वाधिक नमक डालने का कार्य करती है। और भाई साहब वो और कोई नहीं बल्कि आपकी कौन सी नदी है भाई साहब? मेंथा या मेड़ा नदी है। आप खारी नदी नाम समझ के खारी मत कर देना बेटा, ध्यान रखना। तो कभी पूछा जाए कि सामर झील में, कभी पूछा जाए बेटा कि सामर झील में, जी सर, तो सामर झील में भाई साहब ध्यान रखना सर्वाधिक नमक डालने वाली नदी, सर्वाधिक नमक डालने वाली नदी, सामर झील में सर्वाधिक नमक डालने वाली नदी है तो वो कौन सी है बेटा? मेंथा या मेड़ा। और अगली एक बात और ध्यान रखेंगे, जब बेटा कोई ऐसा स्थान हो, देखो ध्यान से सुनना, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है बेटा, अब देखिए मार्कर को मैंने डाउन कर दिया, ठीक है, तो बताइए ये एक नीचा स्थान हो गया? बिल्कुल हो गया सर। और यहां चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र हैं, बिल्कुल। अब बताइए इनसे नदियां निकल के इसी जगह तो मिलेंगी, यहां से निकल के यहां मिलेगी, यहां से निकल के यहां मिलेगी, यहां से निकल के यहां मिलेगी। जब नदियां चार तरफ से आ रही हों और किसी एक ही केंद्र बिंदु पर मिलती हों तो बेटा वो नदी प्रतिरूप बनता है अभिकेंद्रीय। और जब नदी मेरे भाइयों ये कोई उच्चतम बिंदु है, कोई पर्वत है, कोई पर्वतमाला है, कोई पहाड़ी है, इसी एक ही पहाड़ी से एक नदी इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, तो वो नदी प्रतिरूप होता है अपकेंद्र। और जब किसी एक केंद्र बिंदु पर चार ओर से आकर नदियां मिलती हैं तो अभिकेंद्रीय है। तो जो सामर झील है आपकी वो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है, ये ध्यान रखना भाई साहब। तो एक बात और नोट में दे रहा हूं आपको, बड़ा शानदार भाई साहब, ध्यान रखना। कौन सी झील पढ़ रहे थे हम अभी? सामर झील। ध्यान रखना, सामर झील मेरे भाइयों नदी प्रतिरूपों में, जी सर, सामर झील नदी प्रतिरूपों में, और मेरे भाइयों अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय मेरे भाइयों नदी प्रतिरूप का, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। तो भाई साहब सामर जो झील है वो नदी प्रतिरूपों में किसका उदाहरण मानी जाती है? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण मानी जाती है। बोलो भाई साहब। तो यहां पे जो अंतर प्रवाह की अन्य नदियां थी, बेटा देखो नमक उत्पादन की जब बात आएगी तो अपन जब झील पढ़ेंगे तब करेंगे कि सामर झील से राजस्थान का 80 से 90% उत्पादित होता है, जबकि भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। और नमक उत्पादन की दृष्टि से ये राजस्थान व भारत में पहला स्थान रखती है, लेकिन वो यहां नहीं, कब? जब अपन झील पढ़ेंगे तब। तो ये थी आपकी भाई साहब अंतर प्रवाह की नदियां, और ये मैंने अन्य नदियां बताई। 6 पहले करा चुका, 5 ये रही, लगभग 11 नदियां आपकी अंतर प्रवाह की हैं मेरे भाइयों। बेफिक्र रहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और भाई साहब इसी के साथ एक बात और बता देता हूं भाई साहब, आपके राजस्थान की PYQ सीरीज जो लक्ष्य परिवार के द्वारा चलाई जा रही है मेरे भाइयों, अपनी तैयारी को सॉलिड और सुदृढ़
और बहुत मजबूत बनाने के लिए पीवाई को निकालना बेहद महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा से पहले ध्यान रखना, जिससे आपको यह पता चल जाए कि विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों की प्रकृति क्या रही है, उस तरीके से अपने आप को आप ढाल सकें। उसके अंतर्गत हमने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, मतलब पूरा जीके, और भाई साहब हिंदी व्याकरण और रीजनिंग की पीवाई की बुक आपके मार्केट में हर एक बुक स्टोर पर मिल जाएगी मेरे भाइयों। वहां से आप परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं मेरे भाइयों। लेकिन भाई साहब अभी आपको यह बुक नहीं मिलेगी, अभी आपको यह बुक नहीं मिलेगी। किसकी नहीं मिलेगी सर? राजस्थान का भूगोल। भाई साहब आपके अपने गौरव राजपूत सर की अभी आपको यह बुक नहीं मिलेगी। क्यों सर? गौरव राजपूत सर की बुक इसलिए नहीं मिलेगी मेरे भाइयों अभी, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है और मैं डेली ये सरप्राइज आपको देता ही हूं कि थोड़े से दिन और थोड़े से दिन और थोड़े से दिन और। तो आज भी यही कहूंगा, बस थोड़ा सा और रुक जाइए, फिर देखना भाई साहब इस पीवाई की जो बुक आ रही है अपनी राजस्थान का भूगोल, इसका क्या धमाका होता है। क्योंकि पीवाई के अंतर्गत क्वेश्चन हर बुक में डाले गए हैं, वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उनका सॉल्यूशन कैसे किया गया है। और तुम्हें तो पता है सॉल्यूशन अपन 360 डिग्री एंगल पे करते हैं भाई साहब। तो जब ये बुक आएगी तब आपको पस को पढ़ेंगे तो वास्तव में आप भी महसूस करेंगे कि यार ये बुक है, ये हमारे लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो मेरे भाइयों थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, बस ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए जो ये सेशन रहा मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर कल मिलते हैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग में, नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ भाई साहब, नहीं क्या? तब तक के लिए मेरे भाइयों आज के लिए सेशन में इतना ही। आज का ये जो मेरा सेशन रहा इसमें आपको कितना समझ में आया अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, बाकी देखेंगे कल। और मेरे भाइयों इसी के साथ इस सेशन को अपन समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि डेली बोलते हैं, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। और मेरे भाइयों ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और कोई भी अगर हमारी तरफ से नया बच्चा यहां पे हमारे सेशन में जुड़ा है और हमारी अगर उसे पढ़ाई और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी मिलते हैं सुबह।